Hello aspirants, a very warm welcome to our YouTube channel Brainita UPSC. This is a new channel and this is our very first video, so we are very excited about this. On this channel we are going to bring you well researched topics relevant to UPSC syllabus in a very interesting way. इससे ज़्यादा बेहतर मौका हमारे लिए कोई नहीं था कि इस चैनल को हम आज लॉन्च करें, क्योंकि our first aim is to support you in your prelims for 2023. In this video, we are going to discuss how to handle CSAT paper during exam, some do's and don'ts, which will help you to handle this paper very effectively. I will keep it as short as possible. At the end, I'm going to offer you full support to solve your questions or doubts, so watch until end. हम सबसे पहले देखेंगे क्विक ओवरव्यू ऑफ सीसैट एग्जाम। इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम का फॉर्मेट अच्छी तरह से पता है। और फिर हम मूव करेंगे स्ट्रेटेजी की तरफ कि आपको एग्जाम के बारे में क्या पता होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए और उसको आप उस 2 घंटे में कैसे मैनेज करो। तो इसके लिए जो एक सही स्ट्रेटेजी है वो मैं इस सेक्शन में डिस्कस करूंगा और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रीलिम्स तक मैं आपको कैसे सपोर्ट करूंगा। तो आपको पता है कि सीसैट के एग्जाम में 80 क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव 2.5 मार्क्स एंड यू गेट 2 आवर्स टू सॉल्व दैट पेपर। So on an average, you get 1.5 minute per question. Marking scheme में negative marking है, तो for every wrong answer that you give, your 0.83 marks are going to get cut. Which means that for every 3 wrong questions that you do, you will lose a mark for 1 correct question. अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो ना ही आपको उसमें कोई पॉजिटिव मार्क मिलेगा ना कोई नेगेटिव मार्क मिलेगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इट इज अ गुड आइडिया टू लीव दैट क्वेश्चन अलोन। सीसैट में 3 मेन सेक्शन होंगे। एक होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या फिर कई लोग उसको इंग्लिश भी बोलते हैं, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी और मैथ्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। यही 3 मेन सेक्शन होंगे आपके सीसैट के पेपर में। आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो आपका टारगेट है सिर्फ 33.33% स्कोर करना। इसका मतलब है कि आपको आउट ऑफ 200 यू हैव टू स्कोर 67 मार्क्स। टू स्कोर 67 मार्क्स यू हैव टू डू 27 क्वेश्चंस करेक्ट। इट मीन्स दैट वॉट एवर रॉन्ग क्वेश्चंस यू डू, उसका जो नेगेटिव मार्किंग होगा उसको निकाल के फिर आपके 27 नेट क्वेश्चन करेक्ट आने चाहिए, तब जाके आपको 27 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 67 आप क्रॉस कर लोगे। So this is a very quick overview. I'm very sure that you have been preparing for this, so you are aware of this. आपको सीसैट के बारे में सीरियस क्यों होना चाहिए? देखो 2018-2019 से सीसैट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया है, राइट? और कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने जीएस 1 में 120 मार्क भी मिला लिए, लेकिन उनका सीसैट निकलने से रह गया, सो दे कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द मेंस। तो इसलिए सीसैट को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। सीसैट में फेल होने के 2-3 रीजन मैं सोच सकता हूँ। पहला है कि आपका फियर, तो चाहे वो आपका बैकग्राउंड हो या फिर आपका मैथ्स वीक हो ऐसे आपको लगता हो, या फिर इस टाइप का क्वेश्चंस आपने कभी पहले किया नहीं हो, या फिर इस टाइप के पेपर्स आपने कभी सॉल्व किए नहीं हो। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से आपके दिल में उसका एक डर है। लेकिन अब डर का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम है 3 वीक के बाद। तो जो भी डर आपके मन में अगर अभी भी कुछ है तो उसको पूरी तरह से निकाल दीजिए। आगे जब मैं पेपर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा तो उसे देखने के बाद आपको जरूर ये पता चलेगा कि आपको सीसैट से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। आप में से कई ऐसे होंगे जिनका मैथ्स अच्छा होगा, या फिर आपका कोई इंजीनियरिंग या बीएससी का बैकग्राउंड हो सकता है। तो आपको लगेगा कि यू आर वेरी गुड एट मैथ्स एंड दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर सीसैट। अगर आप में से कोई इस ओवर कॉन्फिडेंस में है तो मैं कहूँगा कि आप जल्दी से पीवाईक्यू निकाल के उसको सॉल्व कर लो, अगर अब तक नहीं किया है तो। चाहे आपका मैथ्स अच्छा हो, ये आपके लिए एडवांटेज है, लेकिन किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और क्या वो आपको सही समय में सॉल्व करना पॉसिबल होता है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट सीसैट। और तीसरा रीजन है लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। तो अगर आप सीसैट का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो 2 घंटे में आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपका टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, ये सब एस्पेक्ट से एक स्ट्रेटेजी बना कर जाना होगा और उसकी प्रैक्टिस आपको मॉक में करनी पड़ेगी। तभी जाके आप सीसैट को अच्छी तरह से पार कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो आपको क्वेश्चन तो मिलते हैं 80, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल 80 क्वेश्चंस। और अगर कोई 80 क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल 80 करेक्ट। वैसे भी गिवन द टाइम दैट यू हैव, majority of you won't be able to solve 80 questions. Then what is that right number of questions that you should try to attempt? So this is a very important question और आप एक दिमाग में अप्रोक्सीमेट टारगेट लेके चलना है। तो वो टारगेट क्या होना चाहिए? मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, इसमें आप देख सकते हो कि आप
अगर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, इसमें से आप इतने करेक्ट करते हो और इतने रॉन्ग करते हो, तो आपको कितने मार्क मिलेंगे। ये तो आपको पता है कि आपको 27 करेक्ट करने हैं। अगर आप 27 ही सॉल्व करोगे और कुछ गलत नहीं होगा तो आप बॉर्डर लाइन पास हो जाओगे, लेकिन दिस इज एन इम्पॉसिबल सिनारियो। आप यहाँ से नीचे अगर इस टेबल को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वैसे आपका नंबर फॉर एक्सेप्टेबल रॉन्ग क्वेश्चन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, विच मीन्स दैट कि अगर आप 36 में से 6 गलत करते हो तो आप पास हो जाओगे, लेकिन आप 45 में से 9 गलत करते हो फिर भी आप अच्छी तरह से पास हो जाओगे। और अगर आप 50 में से 14 भी गलत करते हो फिर भी आप अच्छी तरह से पास हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि जैसे आप रीच अराउंड 60 क्वेश्चंस तो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी 55 to 60 is a right and safe zone for you। आपको 55 to 60 क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए इन दोज 2 आवर्स, और अगर आप 60 क्वेश्चन टारगेट करते हो तो वैसे भी आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट मिलेगा, तो इससे आपका एक्यूरेसी भी ऊपर चला जाएगा। माय एडवाइस वुड बी टारगेट फॉर 55 to 60 क्वेश्चंस, जिसमें आप अगर 24 भी गलत करते हो, राइट, 20 से 24 भी गलत करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ हो। तो दिस शुड बी योर टारगेट। आप कंपेयर कर लेना कि आप मॉक में कैसे परफॉर्म कर रहे हो और आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बट दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी सेफ जोन विच यू शुड टारगेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पीवाईक्यू के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पीवाईक्यू आपको बताते हैं कि हर टाइप का कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कौन से अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी का फोकस क्या है, और विच आर द प्रायोरिटी एरियाज दैट यू शुड फोकस ऑन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको अनप्रेडिक्टेबल अनफैमिलियर कुछ नहीं लगेगा इफ़ यू हैव डन द पीवाईक्यूज, और वो कंफर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये कहूँगा कि फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स आपके एग्जाम तक आप पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप एक टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन बैंक आप फॉलो कर रहे हो या मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो उसमें से सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर when you are in an exam hall, you are not seeing anything new, everything is familiar to you, and that is a very good position to be in. So please focus on the PYQ. Let us look at some trends in the PYQ. See, you know that there is a comprehension section, there is a maths section, and there is a reasoning section. इसमें DIDS भी आ जाता है जो कभी मैथ्स कभी रीजनिंग में मिलाकर पकड़ सकते हो। इफ यू रियली सी तो आपको पता चलेगा कि 25 to 30 questions from each of the sections. So there are 3 main sections, or for every section there is a number of 25 to 30 questions that you have to solve. So if this is the situation, then you should be able to solve at least 20 from each one of them. फिर आपका 60 हो जाएगा जो आपका टारगेट है, और ये 20 सॉल्व करना कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, इवन फॉर द मैथ्स। और आप अगर मैथ्स में वीक हो आप शायद 15 कर सकते हो, लेकिन आप आरसी में थोड़ा ज़्यादा कर लो, रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा कर लो, तो फिर आपका 55 to 60 आ ही जाएगा। So there is nothing to fear if you do some part of the maths where you are comfortable with, and then focus on RC and reasoning, you will still be able to hit that 55 to 60 marks, and you should be in a comfortable position to clear the CSAT. तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। अभी देखते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपना टाइम एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि CSAT इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। तो ये दोनों साथ में कैसे करें। हमने देखा कि अगर आपको 60 का टारगेट करना है तो आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट मिल रहा है, लेकिन ये 2 मिनट आप डेडिकेटेडली क्वेश्चन पर ही डेडिकेट करना है। इसका मतलब है कि आप ये अकाउंट नहीं कर रहे हो कि आपका पेज फ्लिपिंग का टाइम, आपका OMR शीट मार्किंग का टाइम, आप इधर-उधर देख रहे हो, या फिर आपकी कोई चीज़ नीचे गिर गई उसको उठाने का टाइम। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें मिलाकर आपको 2 मिनट नहीं मिलेंगे, इससे थोड़ा-सा कम टाइम मिलेगा। तो आप आपका टाइम कैसे मैनेज करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके सामने एक घड़ी रखनी चाहिए। आप चाहे वो हाथ में रखो या फिर आपके डेस्क पे आप साइड पे यहाँ पे रख दो। ये आपका आंसर शीट है।
लेकिन घड़ी देखने के लिए आपको स्पेशल एफर्ट नहीं लगना चाहिए। आपकी नज़र पड़े तो आपके सामने घड़ी होनी चाहिए ताकि आप अपना टाइम अच्छी तरह से ट्रैक कर सको। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर है, स्किम थ्रू द क्वेश्चंस एंड सॉल्व ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट। तो आपको एक कंफर्ट आ जाएगा कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पेपर वेरी कॉन्फिडेंटली। अगर आप सिक्वेंशियली शुरू कर रहे हो या फिर आप कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहे हो तो ऐसे हो सकता है कि आपको पहले क्वेश्चन भी अटक जाए और आपको फिर थोड़ा सा टेंशन आना शुरू हो जाए। तो ये नहीं करना है क्योंकि दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस फॉर द क्वेश्चंस वेयर यू आर कंफर्टेबल विद। तो प्लीज स्टार्ट योर solutions with questions that you are very comfortable with, जो आपके लिए इजी हो। किसी भी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या होता है ना कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो कोई एक क्वेश्चन है, इस पे आप 1.5 मिनट लगा दिया, पौने 2 मिनट लगा दिए, 2 मिनट लगा दिए, फिर भी आप आंसर के पास नहीं जा रहे हो। ठीक है, इस पे कमिट मत करना, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। क्योंकि आप इसमें 3 मिनट भी लगाओगे, 4 मिनट भी लगाओगे, तो वेरी फैक्ट दैट यू आर टेकिंग सो मच ऑफ अ टाइम, मतलब वो ऑलरेडी आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो। दूसरी चीज़ है कि इतना सब टाइम डालने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप राइट आंसर ढूंढ लोगे। तो 4 मिनट के बाद छोड़ने से अच्छा है आप 1.5 मिनट के बाद या फिर 2 मिनट के बाद मैक्सिमम उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ताकि यू आर एबल टू रीच टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्योंकि यहाँ पे एंड में कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है जहाँ तक आप पहुँचोगे ही नहीं अगर आप किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसे 2-4 क्वेश्चन निकल गए तो आप यहाँ तक पहुँचेगे ही नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव द क्वेश्चन इन टाइम। और इसको कैसे लीव करना है? तो उसको कोडिंग यूज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे सॉल्व कर रहे हो, आपने सॉल्व किया उसको एक टिक मार्क कर दो। जैसे ही देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये तो मैं करूँगा ही नहीं, करूँगी ही नहीं, तो उसको क्रॉस कर दो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपने सोचा कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी, मैं बाद में करूँगी, तो उसको स्टार कर दो या फिर सर्कल कर दो। और कोई कैटेगरी आपको चाहिए तो और कोई सिंबल। तो आप जैसे क्वेश्चन पेपर के थ्रू जा रहे हो, उसको ऐसे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर के पास ऐसे मार्किंग कर लो। ये क्यों करना है? क्योंकि सपोज़ आप 75th क्वेश्चन तक आ गए, फिर आपने सोचा कि अच्छा ऐसे 4-5 क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो यू हैव टू फ्लिप बैक द पेपर। आपका बुकलेट बहुत ज़्यादा उसमें पेजेस होंगे तो आपको उसको ढूँढना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम चला जाएगा। अगर आपने ये मार्किंग किया है कि बाद में देखने वाले क्वेश्चन स्टार है, तो आपको फटाक से वो क्वेश्चन मिल जाएँगे। तो इसलिए ये मार्किंग करते चले जाओ ताकि व्हेन यू रिविज़िट एनी ऑफ द क्वेश्चन यू नो कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्या मैंने ऑलरेडी किया है और क्या मुझे अभी पढ़ना है या फिर सॉल्व करना है। तो दिस कोडिंग यू कैन यूज़ टू सेव योर टाइम। इसको मार्क करके आगे चले जाओ। और किसी क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसको छोड़ के आगे चले जाओ, लेकिन उसको मार्क करना मत भूलना। इससे क्या होता है ना कि आप पीछे होगे ना तो आपको हर क्वेश्चन वापस देखना पड़ेगा कि अरे हाँ, ये क्या है, ये क्वेश्चन है क्या, मैं इसको सोचा था कि मैं करूँगी। तो ये सब थिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप मार्क कर दो, कम बैक, रिविजिट, सॉल्व, इट इज ऑलरेडी रेडी फॉर यू। स्विच बिटवीन द सेक्शंस। सी, अगर आप कंटिन्यूअसली आरसी कर रहे हो ना तो 2-3 पैसेज होने के बाद यू विल बी वेरी टायर्ड, तो मेंटली टायर्ड। तो थोड़ा सा चेंज कर दो, गो टू मैथ्स, गो टू रीजनिंग, 2-4 क्वेश्चन कर लो, आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, फिर आ जाओ वापस आरसी के पास। ठीक है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आरसी के पैसेज कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा एग्जॉशन आने लगेगा। तो ये नहीं आने देना है। चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट, चेंज ऑफ टॉपिक इज ऑल्सो रेस्ट। इसके थोड़े क्वेश्चन कर लो, फिर इसके थोड़े कर लो, फिर इसके थोड़े कर लो, फिर इसके थोड़े कर लो, तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ऑफ कोर्स जब आप मॉक कर रहे हो ना तो ये अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि आपके लिए क्या सूट होता है। आई एम जस्ट शेयरिंग कि अलग अलग तरीके क्या है कि आप अपना टाइम बचा सको और आपका माइंड फ्रेश रख सको। कीप योर OMR शीट एंड इरेजर वेरी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको मल्टीपल पेंसिल लेके जानी है, मल्टीपल इरेज़र लेके जाना है। वो सिंपल चीज़ है। आपका ये डेस्क है और मैं यहाँ पे आगे वाला पॉइंट भी ले लूँगा। ये आपका डेस्क है, ये आपकी चेयर है या फिर दूसरा बेंच है।
आपका ये OMR शीट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपकी घड़ी है या आपका हाथ है या फिर यहाँ पे आपकी घड़ी है। आपका 2-3 इरेज़र इधर ही पड़ा होना चाहिए, ये 2-3 पेंसिल इधर ही पड़ी होनी चाहिए, ठीक है? और इसको खोल के रखना। अगर आपका एक इरेज़र हाथ से फिसल के नीचे गिर गया, तो उसको उठाने में 30 सेकंड बर्बाद हो जाएँगे, ये नहीं करने हैं। गिरने दो उसको, दूसरा लेके चालू कर दो, पेंसिल गिर गई, गिरने दो उसको, दूसरा लेके चालू कर दो। ये टेक्निक, ओके, फिर ये टेक्निक, ये टेक्निक आप फॉलो करोगे ना, तो आप 2 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाओगे सीसैट में। छोटी-छोटी चीज़ें, राइट? लेकिन थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मिलाकर ही बड़ी चीज़ बनती है। जितना भी टाइम आप हर चीज़ में बचाओगे, आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए समय बचेगा। So this is how you manage your time in the exam like CSAT. So ये सब टेक्निक्स अप्लाई कर दो, इसको मॉक में प्रैक्टिस कर दो and then you should be good. Now lastly, I would like to tell you that I launched this channel now because I want to support you for your prelims. तो आपका अगर सेट का कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप मॉक से ले रहे हो, PYQ से ले रहे हो या किसी बुक से ले रहे हो, आपको नहीं समझ रहा है कि उसमें क्या लिखा है या फिर आप उसका सॉल्यूशन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो और माय सब्सिक्वेंट वीडियोस and I will solve it for you and upload it on YouTube. I will let you know when I do that by responding to your comment. Second is you can follow me on Instagram. वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, और कई लोग वो ऑलरेडी कर रहे हैं कि मुझे Instagram पे क्वेश्चन भेज रहे हैं और मैं उनको उनका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, वीडियो सॉल्यूशन भेज रहा हूँ। तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट सीसैट, चाहे वो एग्ज़ाम हो, उसका पैटर्न हो, उसकी स्ट्रैटेजी हो या फिर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक का कोई स्पेसिफिक डाउट हो। आई विल बी कंप्लीटली अवेलेबल टू यू अंटिल योर प्रीलिम्स टू सॉल्व एनी ऑफ योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना ताकि मैं जब नया वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो आपको ट्रैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल बट ऑल्सो join my telegram group so that you are aware of when I am putting the next videos. What I'm planning to do is कि अब से लेके मतलब जो भी है 10 तारीख 8-9 तारीख से लेके मे बी 22-23 तक मैं 2021 और 2022 के PYQs फॉर एवरी वीडियो 5-10 PYQ लेके मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा और उसमें ये सब स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स का यूज़ करूँगा। So, feel free to watch these videos. If you are an aspirant of 24 और 25, फिर तो आपको सब्सक्राइब करना ही है और देखना ही है। लेकिन 23 में अगर आप सी सेट में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ज़रूर ये वीडियोस देखना और उसमें आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके भेज देना या फिर इंस्टा पे DM कर देना। And finally, I will say that be confident because you have been preparing for so long. And अभी anxious होना natural है, आपको डर लगना natural है, लेकिन सभी aspirants are in the same boats. So you don't have to worry, you are not alone. So be calm, and focus on your revision, focus on your practice, and you will do it. So all the best, and I'll be in touch with you through YouTube and Insta. Thank you.